नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है स्पेशली TGT PGT और PCS प्री के लिए चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन का हम डिकोड करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। और फिर उसके बाद जो 4 ऑप्शन है तो उन 4 ऑप्शनों को भी एक एक करके हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो कह रहा पहला क्वेश्चन है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस नाम से यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य क्या उल्लेख हुआ है, या ये कहें कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या लिखा गया है। तो पहला देख लेते हैं, अमित्रोचेडस, अग्रमीज, सेंड्रोकोटस और अमित्रघात। तो इसमें क्या ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसमें सही कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस जस्टिन और स्ट्रेबो जो पुस्तक है मेगास्थनीज का कुछ भाग जो पाया गया है, यानी कि मेगास्थनीज के इंडिका का जो कुछ भाग इन्हीं के ग्रंथों में पाया गया है। ठीक है, स्ट्रेबो और जस्टिन के। तो उनके पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है सेंड्रोकोटस लिखा गया है। क्या सेंड्रोकोटस उन्हें कहा गया, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। अमित्रघात किसे कहते हैं, जो शत्रुओं का, यानी कि शत्रुओं का जो नाश करता हो उसे अमित्रघात कहते हैं। तो ये कौन था, बिंदुसार था, उसी को ही हम क्या अमित्रघात कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, उसी को ही अमित्रघात कहते हैं। अग्रमीज भी एक शासक उस समय था, किस समय, मौर्य के समय। और ये अमित्रोचेडस जो है ये दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा अर्थ जानने की ज़रूरत हमें नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम जीवन यानी कि लास्ट में मृत्यु के समय वो एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु यानी कि जैन मुनि का नाम क्या है, क्या नाम है उसका। तो 4 ऑप्शन है, हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु और हेमचंद्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी सही है, भद्रबाहु। क्या, भद्रबाहु, जो श्वेतांबर और दिगंबर और श्वेतांबर जो बटा था, तो जो अकाल के समय जो दक्षिण में चला गया था वो भद्रबाहु था। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन की दीक्षा दी थी। ठीक है, किसने, भद्रबाहु ने। और स्थूलबाहु ये प्रथम जैन संगीत से संबंधित है। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्ष स्थूलबाहु था। ठीक है, और भद्रबाहु किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी। तो हरिभद्र सूरी जो है ये मुगल काल के पास से संबंधित है, और हेमचंद्र जो है ये भी एक महत्वपूर्ण जैन सन्यासी थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ब्रिसल क्या है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये प्रयोग किया गया, तो क्या है इसका अर्थ। तो ब्रिसल का अर्थ होता है, यानी कि वो नीचे कुल का, किसी सामान्य कुल का व्यक्ति जो होता है, या नीचे कुल का व्यक्ति, यानी कि उसकी जात पूछ रहा है कि वो किस प्रकार से जाति से संबंधित था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो TGT PGT UP PCS प्री इन सभी एग्जामों में
जन चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति से संबंधित, यानी कि ये सब उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसमें क्षत्रिय माना गया है, किसमें शूद्र माना गया है। वृषल मतलब शूद्र होता है। किसमें शूद्र माना गया है, किसमें सामान्य माना गया, किस बुक में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। अभी हम एक एक करके हम पे बात कर रहे हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं किसी ना किसी रूप से ये चंद्रगुप्त मौर्य से ये सारे ऑप्शन संबंधित हैं, और कौन नहीं है इस ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, उसके बारे में भी अभी बात कर रहे हैं। तो आप शुरू करते हैं इन चारों आप। तो वृषल का क्या अर्थ है पहले भी बताए थे। एग्जामों में क्या होता है दोस्तों ना, कि बच्चे अभ्यर्थी क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, प्रेशर खूब बना रहता है, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ते ही उसके बाद जैसे वृषल देखे हैं ये तो नया शब्द, ये क्या है, अब हम ये तो हम समझ ही नहीं पाए, और क्या करते हैं वहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं पाने के कारण गलत कर जाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे पहले हम आपको आदत डला रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसका आप डिकोड करें, उसको सही से समझें उस क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे सही से तो उसका आंसर भी आप सही नहीं दे पाएंगे। जब क्वेश्चन है गलत सब पढ़े हैं तो या समझे हैं तो आंसर हो तो गलत आपको गलत ही देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन चारों दिए हैं उन चारों ऑप्शनों को भी समझिए, उसके बाद अपने आंसर लगाइए, तब वो आंसर सभी ज़्यादा करेक्ट होता है, यानी कि वो सही रहता है। और आपको कहाँ पे आप अब तो निगेटिव मार्किंग भी बहुत जगहों पे हो गया है, तो आपको निगेटिव मार्किंग भी नहीं हो, यानी कि बच जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस प्री में तो निगेटिव मार्किंग से भी बच जाते हैं अगर सही क्वेश्चन पढ़ते हैं और सही पढ़ने के बाद सही उत्तर देते हैं। और क्या क्या बहुत सारे फायदे हैं अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को समझ रहे हैं, उसके ऑप्शनों को भी डिकोड कर ले जा रहे हैं, तो आपकी सफलता जो है बहुत जल्दी यानी कि एक ही बार में सुनिश्चित हो सकती है। तो अब बात करते हैं एक एक ऑप्शनों का। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या है, ब्राह्मण साहित्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, सॉरी दोस्तों संबंधित है, सॉरी यहाँ पे गलत हम कर दिए। ब्राह्मण साहित्य के मतलब जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में जैसे कुछ और सारे हैं जो लास्ट में जैसे तैत्तिरीय उपनिषद हुआ, इन सभी में क्या, इन सभी में इनका उल्लेख नहीं हुआ कि इनका जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि ये सब नए हैं, लेकिन पुराने जो हैं उनमें उल्लेख हुआ है। तो ब्राह्मण साहित्यों में क्या, ब्राह्मण साहित्य में इन्हें शूद्र माना गया है, क्या शूद्र माना गया है, यानी कि वृषल, ठीक है। इसी प्रकार नहीं, यानी कि शूद्र माना गया। वृषल मतलब होता है निम्न कुल का होता है, और शूद्र से भी उस समय निम्न कुल होते थे। जैन साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या क्षत्रिय माना गया है, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्पत्ति है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। बौद्ध साहित्य में कहाँ पे, महावंश, महावंश में, महावंश में या महावंश में इनका उल्लेख क्या हुआ है कि ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। मुद्रा राक्षस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा राक्षस ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, तो मुद्रा राक्षस में क्या, इन्हीं को वृषल कहा गया है। ये ऑप्शन इस प्रकार इसमें सी ही सही है, वृषल कहा गया। और जैन साहित्य में ना तो इन्हें उच्च कुल का माना गया है ना ही निम्न कुल का, जैन साहित्य में इन्हें क्या, जैन साहित्य में इन्हें साधारण व्यक्ति माना है। और जस्टिन जो था विदेशी साहित्य इतिहासकार, वो भी इन्हें सामान्य वर्ग से ही माना है, यानी कि सामान्य व्यक्ति ही माना है। तो मुद्रा राक्षस में ही वृषल शब्द का उपयोग हुआ है सर्वप्रथम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है राजदूत डायनोसिस किसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, बिंदुसार के समय डायोनिसस आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जान ही रहे हैं, अशोक के बारे में तो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक करके इस पे हम क्वेश्चन करते ही रहेंगे। दशरथ इसने भी, ये भी क्या अशोक की तरह देववान यप्पीय क्या उपाधि लिया था। कौन, सिर्फ यही एक लौता व्यक्ति है जिसने अकबर की अशोक की तरह उपाधि लिया था, ठीक है। कौन, दशरथ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया, यानी कि कहता है, कौन कहता है? इनमें से ऑप्शन जो है, जैसे जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और डिमैकस। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो 6 है। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब को जीतने के बाद मगध पर आक्रमण जब करता है तो 6 लाख सेनाओं के साथ मगध को रौंद डालता है। एक ही बार में 6 लाख सेनाओं को लेकर आता है और मगध को रौंद डालता है। ठीक है। और स्ट्रैबो भी संबंधित किससे है? इसी से संबंधित, ये विदेशी है, विदेशी राजदूत है। जस्टिन भी और डिमेकेस भी, इनके बारे में भी अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। श्रवणबेलगोला स्थित है, श्रवणबेलगोला स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कहाँ? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में? तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन ए सही है, तेलंगाना, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। यहीं पे जाके कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किया था या संलेखन को प्राप्त किया था। अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना किसका क्रम है? जो ये प्रशासन दिया गया है, ठीक है, तो ये इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो सही क्रम में दिया गया है। क्या? छोट से, यानी कि छोटे से बड़े स्थान, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सही से लगाया गया है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक संरचना से संबंधित है। तो एक एक इस पे हम क्वेश्चन ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है द्रोणमुख, अस्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक। ठीक है, बी ऑप्शन है अस्थानिक, कार्वतिक, द्रोणमुख, संग्रहण। सी क्या है? अस्थानिक, द्रोणमुख, कार्वित और संग्रहण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। क्या? ऑप्शन सी सही है। स्थानीय सबसे पहले है, सबसे छोटा अधिकारी जो होता था प्रशासन का वो स्थानिक होता था, और जो उससे बड़ा होता था द्रोणमुख होता था, उससे बड़ा कावार्तिक होता था, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था एक प्रांत का उसे संग्रहण कहा जाता था, जो करों का संग्रह भी करता था। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि रूपदर्शक शब्दावली, रूपदर्शक शब्दावली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासन से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अध्यक्ष, तीर्थकर, इन अभी लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन। तो आप इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए, ये सब कौन कौन से शब्द किसके लिए प्रयोग हो। जैसे रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन क्या है? वाट इंस्पेक्टर, मुद्रा इंस्पेक्टर, खदान इंस्पेक्टर, वन इंस्पेक्टर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है मुद्रा इंस्पेक्टर। रूपदर्शक के शब्द किससे संबंधित है? रूप मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित है। इसी प्रकार खनिज इंस्पेक्टर जो होता था, ठीक है, खनिज यानी कि उसमें खनिज संपदा जो अधिकारी होता था वो किससे संबंधित होता था? खदान इंस्पेक्टर से। अब आगे बात करते हैं। इसमें कुछ वही जो भी हम बात किए कि कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत बार क्वेश्चनों में, बहुत सारे क्वेश्चनों में इन शब्दों का मतलब क्वेश्चन या तात्पर्य पूछा जाता है। तो बात करते हैं। समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रधान होता था, तो कुछ अध्यक्ष इन्हें कहा जाता था मौर्य काल में। तो समाहर्ता ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो राजस्व विभाग का प्रधान। और सन्निधाता कौन कहलाता था? सन्निधाता किसका अध्यक्ष होता था? तो शाही राजकोषीय विभाग का प्रधान होता था। सीता अध्यक्ष ये बहुत पूछा गया है, कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा निर्माण यानी टकसाल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, टकसाल निर्माण से संबंधित कौन अध्यक्ष था? तो लक्षणाध्यक्ष। कूप्याध्यक्ष किससे संबंधित था? वन विभाग से संबंधित कूप्याध्यक्ष था। ठीक है। पतनाध्यक्ष इसी तरीके से संबंधित किससे है? पतनाध्यक्ष। तो पतनाध्यक्ष बंदरगाहों से संबंधित है। पोतवाध्यक्ष तो वाट, तराजू एवं माप की जांच जो कौन करता था? पोतवाध्यक्ष। ये क्वेश्चन आ चुका है।
पण्याध्यक्ष, व्यापार विभाग का अध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। महामात्र सरल, गुप्तचर और खुफिया पुलिस जो होता था उसका जो अध्यक्ष होता था उसे महामात्र सरल कहा जाता था। जैसे आधुनिक भारत में, जैसे अभी आधुनिक समय में डीएम, एसडीएम, एसओ, एसएसओ, एसआई, ये सब जो पद हैं किसी न किसी से संबंधित है। जैसे राजस्व विभाग, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, तो आईपीएस भी पुलिस विभाग से संबंधित है। तो उस समय भी इसी प्रकार के विभाग थे, मौजूद थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इसी, जैसे वर्तमान में जो विभाग जैसे हैं इसी प्रकार के विभाग मौजूद थे। तो उनको अलग अलग नाम से, क्योंकि उस समय जो भाषा थी वो अलग था। प्राकृत भाषा का उपयोग ज़्यादा होता था, तो प्राकृत भाषा के कारण ये जो शब्द ये सब हैं ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो आप इसे अपने दिमाग में छाप लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यही जो पीछे पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अपने दिमाग और कॉपी दोनों जगह छाप लो। स्थानीय एक प्रकार प्रशासनिक इकाई थी। कह रहा है जो स्थानीय है वो एक प्रकार की जो प्रशासनीय अधिकारी था, तो प्रशासनिक इकाई थी 8 ग्रामों का, 10 ग्रामों का, 10 ग्रामों का, 10 ग्रामों का, 200 ग्रामों का, 800 ग्रामों का। तो स्थानीय जो है ये 800 ग्राम, यानी कि 800 गाँव को मिलाकर एक स्थानीय अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, एक स्थानीय बनाया जाता था कौन, जब 800 गाँव को मिला लिया जाता था। 200 गांव, 400 गांव, 600 गांव, इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ, जैसे पीछे एक क्वेश्चन हम पढ़े थे, द्रोणमुख, स्थानिक, संग्रहकर्ता, तो वही चीज़ें हैं, कावर्तिक। तो यही ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसे अपने दिमाग में छाप लो। यहाँ से एक क्वेश्चन तो या 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पहला साम्राज्य, दूसरा प्रांत, तीसरा आहार विषय। जो मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड रूप जो था, यानी कि जो मौर्य का प्रशासन था, केंद्रीय प्रणाली और स्थानीय प्रणाली, प्रांतीय प्रणाली, उन सभी के बारे में। तो साम्राज्य जो होता था ये केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र प्रशासन होता था। प्रांत जो है उस समय युवराज देखते थे। ठीक है, वो युवराज उसी राजकुल से ही संबंधित कोई सदस्य होता था जो केंद्र में शासन करता था, यानी केंद्र का राजा होता था। आहार और विषय, तो साम्राज्य में बांटा गया, प्रांत में, फिर उसके बाद आहार एवं विषय, यानी ये आधुनिक, इसमें इसका अर्थ है जिला। जो आधुनिक हम जिसे जिला कहते हैं, उस समय चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य में उसे आहार या विषय के नाम से जानते थे। स्थानीय, तो स्थानीय 800 गांव का समूह था। द्रोणमुख 400 गांव का, कार्वतिक 200 गांव का, संग्रहण 100 गांव का। तो सबसे छोटा जो होता है क्या, संग्रहण है, वो 100 गांव का है। और उसके बाद जो और हैं तो वो जैसे पहले नंबर पे अगर हम अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो आरोही में था, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो सबसे पहले संग्रहण को रखेंगे, फिर कार्वतिक को रखेंगे, फिर द्रोणमुख को, फिर स्थानीय को, फिर विषय को, प्रांत को, साम्राज्य को। अगर हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, जैसे जो क्वेश्चन पीछे था, तो उसमें पहला को ऑप्शन था आस्थानिक, दूसरा द्रोणमुख, तीसरा कार्वतिक, चौथा संग्रहण, इस प्रकार से था। तो इसे अपने दिमाग में एकदम छाप लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल जो है, अंचल यानी कि कौन सा ऐसा अंचल का अर्थ क्या है, अभी इसे हम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अंचल का अर्थ है प्रांत या क्षेत्र। अंचल का क्या अर्थ है, प्रांत या क्षेत्र। तो बात कर लेते हैं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें अंचल यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं, कहाँ पे नहीं था या साम्राज्य में जो नहीं था वो था तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसमें सही है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और बंगाल। तो अफगानिस्तान जो है सिंध प्रांत में, ये सबसे पहले सिंध और पंजाब क्षेत्र को जीतता है। तो उसी में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र आते थे, सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों को जीता था। तमिलनाडु का कोई चर्चा हमें देखने को नहीं मिलता है। बंगाल में किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन
साम्राज्य था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका जो था उस समय शासन कैसे था? उत्तरापथ में। उत्तरापथ में कौन आता था? तक्षशिला। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरापथ में कौन सा क्या आता है, या कलिंग में कौन सा आता है। ठीक है, दक्षिणापथ में कौन सा राज्य क्षेत्र आता है। तो एक एक करके यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे दिमाग में तो छाप ही लीजिए। इसी प्रकार दूसरा है अवंती राष्ट्र। उस समय अवंती राष्ट्र किसे कहते हैं? जो उज्जैन है। कलिंग, कलिंग तोसली, तोसली जो राज्य। ठीक है, दक्षिणा पक्ष, वो सुवर्णगिरी जो क्षेत्र है वो दक्षिणापथ के अंतर्गत आता था। प्राच्य या परासी, ये पाटिलपुत्र का क्षेत्र जो था इसके अंतर्गत आता था। 5 क्षेत्रों में ऐसे बांटा गया था। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था, यानी कि जो आज समय में जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन्हें क्या कहा जाता था? नागरक, प्रतिवेदक, राजुक और युक्त। तो अब देख लेते हैं इनके ऑप्शनों को हम डिकोड करें तो इसमें नागरक, राजुक, युक्त और प्रतिवेद, इसमें जो ऑप्शन सही है वो प्रतिवेदक सही है। ऑप्शन इसमें बी सही है। क्या? इसमें ऑप्शन बी सही है। रिपोर्टरों को प्रतिवेदक के नाम से जाना जाता था। राजुक और युक्त ये जो थे ये स्थानिक, क्या स्थानिक और द्रोणमुख, कावर्ती, इन सभी में इनका यानी कि इन सभी में ये अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो राजुक जो है वो युक्त से बड़ा है। ठीक है, युक्त से बड़ा अधिकारी कौन है? राजुक। नागरक, और जो नगर का अधिकारी होता था नागरक कहलाता था। आगे बात करते हैं। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है मौर्य काल में? तो व्यापार में पूंजी लगाने वाला, श्रेणी के अध्यक्ष को, मुद्रा विनिमय करने वाला, या शिल्पकार को। ठीक है, तो उस समय जो उद्योग धंधे थे किस काल में? मौर्य काल में। तो मौर्य काल में उद्योग धंधे बहुत व्यापक पैमाने में इनको प्रोत्साहित किया गया था मौर्य काल में, जिसके कारण बहुत सारे बड़े बड़े वर्ग उत्पन्न हुए। ठीक है, कौन? तो उन्हीं वर्गों का संघ बना। तो उन्हीं संघ जो है, यानी कि जो संघ बना वो श्रेष्ठिन, यानी कि उद्योग धंधों का जो संघ बना वो श्रेष्ठिन, उनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। और श्रेष्ठिन जो है वो श्रेणी का अध्यक्ष, यानी कि जो उद्योग धंधा होता था उसे श्रेणी के अंतर्गत हम रखते थे। किसके अंतर्गत? श्रेणी। इसमें ऑप्शन बी सही है। तो उन्हें हम श्रेणी के अंतर्गत रखते थे। जो व्यापारी उद्योग धंधे में लगे थे या व्यापार में लगे थे उन्हें हम श्रेणी कहते थे। और श्रेणी का जो अध्यक्ष होता था, यानी कि श्रेणी वर्ग का जो अध्यक्ष होता था वो श्रेष्ठिन कहलाता था। क्या? श्रेष्ठिन कहलाता था। मुद्रा, कुप्याध्यक्ष हम पढ़ ही चुके हैं पीछे। शिल्पकार इसी प्रकार का। व्यापार में पूंजी लगाने वाला। तो उस समय इनके लिए सबके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होता था। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या कार्य था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है समाहर्ता। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्या? वह राजस्व का संग्रह करता था। ठीक है, न्यायिक अधिकारी दूसरा होता था। कोष विभाग यानी अलग प्रकार का होता था। सैनिक अधिकारी ये अलग से विभाग होता था मौर्य काल में। मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय, मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था मौर्य काल में? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ, पौर व्यवहारिक, प्रतिष्ठा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है डी सही है। प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में कंटक शोधक। तो यहाँ पे दो प्रकार के कंटक शोधन जो है वो जो न्यायाधीश होता था वो फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। ठीक है, फौजदारी मामले का न्यायाधीश कौन होता था? कंटक शोधन जज कहलाता था। कौन? कंटक शोधक जो न्यायालय है वो फौजदारी मामले से संबंधित था, और इसका जो न्यायाधीश था उसे प्रतिष्ठा हम कहते थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन होता था उस समय? तो राजत्व का सिद्धांत था मौर्य काल में, तो राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। धर्मस्थ उससे नीचे न्यायाधीश होते थे, यानी कि राजा से नीचे जो न्याय करने वाले अधिकारी होते थे। दूसरा महत्वपूर्ण न्याय यानी कि न्यायाधीश कौन होता था? धर्मस्थ होता था। पौर व्यवहारिक ये ग्राम और राम से संबंधित, जैसे स्थानिक, द्रोणिमुख और कारकवती, इन सभी में जो होता था वो
पौर व्यवहारिक रूप से न्यायालय होता था। तो उस समय भी मौर्य साम्राज्य में भी दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक फौजदारी मामले वाला न्यायालय जिसे कंटक शोधन न्यायालय कहते थे, और एक सामान्य न्यायालय होता था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, कह रहा है कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका एक एक करके। कह रहा है विष्ट, विष्ट मतलब बेगार का, इसका अर्थ है बेगार। भाग, भाग का अर्थ इसमें दिया है स्थानीय कर। और कर, कर का अर्थ होता महसूल, यानी कि कर का अभिप्राय। इसी प्रकार प्रणय, प्रणय का अभिप्राय प्राय आपात कर। तो एक एक करके देख लेते हैं। बिष्ट, तो बिष्ट का सही शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। बिष्ट का अभिप्राय बेगार होता है, इसे दिमाग में छापो। भाग, भाग यहाँ पे गलत दिया है। स्थानीय कर भाग नहीं होता था। क्या होता था? स्थानीय कर अलग अलग रूप से लिए जाते थे। कर, उस समय कर को ही हम महसूल कहते थे। क्या? कर को हम महसूल के नाम से जानते थे किस समय? मौर्य के समय। और आपात कर, आपात कर को प्रणय जो कर होता था जिस उस समय जो लिया जाता था, वो आपात कर के रूप में लिया जाता था। मान लीजिए किसी देश पे युद्ध करना हो या महामारी अकाल पड़ा हो, तो उसके लिए आप किसी दूसरे राज्य से या दूसरे प्रांत में आपात कर लगाया जाता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत में अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए तेल पे हम क्या कर बढ़ा देते हैं, और किसी दामों पे हम कर को घटा देते हैं। ठीक है, जब हम कर को घटाते हैं तो एक जगह बढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों? सामंजस्य बैठाने के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। तो उसी प्रकार जब किसी, मान लीजिए मौर्य का साम्राज्य में जब किसी प्रांत पे अकाल या प्राकृतिक आपदा होता था, कोई भी कारण मान लीजिए होता था, तो दूसरे प्रांत में एक आपात कर लगा दिया जाता था उगाही करके, और उस कर को उगा करके दूसरे वाले प्रांत में लगा दिया जाता था, तो वो प्रणय कर कहलाता था। और मौर्य काल में कर को मशहूल शब्द के नाम से जानते थे। आगे बात करते हैं राजकीय आय के स्रोत। ठीक है, इसमें जो अभी इस पीछे दिया है जैसे प्रणय कर, इस सब प्रकार के, यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे भाग दिया है तो भाग गलत है, क्योंकि बलि कर के रूप में प्रयोग होता था उस समय शब्द। अब तो राजकीय यानी कि मौर्य शासन में कब? मौर्य शासन में आय का मुख्य स्रोत कर था। क्या? आय का मुख्य स्रोत क्या था? कर था। कर कितना लिया जाता था उस समय? ये क्वेश्चन आ चुका है। 1/4 से लेके 1/6 के बीच में सिंचाई कर उस समय लिया जाता था। दोनों प्रकार की सिंचाई होती थी मौर्य साम्राज्य में, कृत्रिम सिंचाई और प्राकृतिक सिंचाई, दोनों प्रकार की। तो सिंचाई पर उदय भाग नामक अलग से कर लिया जाता था। तो सिंचाई पर जो कर लिया जाता था उस कर का क्या नाम है? उदय भाग। इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लो। ये उदय भाग का परसेंटेज कितना होता था? तो 1/5 से लेके 1/3 के मध्य लिया जाता था उदय भाग कर, सिंचाई कर होता था। उस समय राहट की टाइप से कृत्रिम सिंचाई की जाती थी। बलि उस कर से है, इसका मतलब तात्पर्य जो राजा उपज के भाग से अतिरिक्त प्रजा से लेता था वो बलि कहलाता था। प्रणय कर के बारे में हम बात ही कर चुके हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज होता था 1/3 से लेके 1/4 के बीच में होता था। यही सब आप दिमाग में एकदम छापते रहिए। बिष्ट कर बात ही कर चुके हैं, बेगार कर कहलाता था। सीता जो कर होता था राज्य की भूमि से लिया जाता था। राज्य की भूमि से जो कर लिया जाता था वो सीता कर। भाग, कृषि उत्पादन का 1/6 भाग। वर्तनी सड़क इस्तेमाल में जो कर लिया यानी कि मौर्य काल में जो सड़क निर्माण किया जाता था उसके लिए, या जो सड़क उपयोग करता था वो एक कर देता था जो वर्तनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भाग जो है ये स्थानीय कर ना होके कौन सा कर होता था?
बात किए ना, यहाँ पे हम गलत किए, थोड़ा सा बताएं आपको, लेकिन आप फिर से कर लीजिए। तो भाग जो होता था कृषि उत्पादन का 1/6वां हिस्सा होता था, और यहाँ क्या कह रहा है, स्थानीय एकड़ है, यानी कि स्थानीय रूप से कर लेता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे दिया होता कृषि का 1/6वां भाग लिया जाता था तो भाग यहाँ पे सही होता था। बलि और भाग सर्वप्रथम ऋग वैदिक काल में ये कर्क शब्द के रूप में प्रयोग होने लगे, नहीं तो उसके पहले जो बलि का उपयोग होता था वो पशुओं के बलि से संबंधित यानी कि इस शब्द का उपयोग होता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बता दिए हैं आपको, उसी को आपको दिमाग में रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर पूर्ववर्ती है, यानी कि ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है, कौन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिकंदर से पहले आया था, स्ट्रैबो, प्लिनी, नियार्कस या टेसियस। तो इसमें जो ऑप्शन सही है टेसियस, सिकंदर से पहले ये ग्रीक राजदूत आया था, कौन, टेसियस। प्लिनी, नियार्कस, नियार्कस कौन था, ये नियार्कस चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य का विदेशी राजदूत था, कौन, नियार्कस। स्ट्रैबो एक लेखन कला, ये भी मेगस्थनीज से संबंधित है। अब बात करते हैं मेगस्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्रोनोमोई का अर्थ है क्या, इसका अर्थ क्या है एग्रोनोमोई का, तो प्रांतीय अधिकारी ऑप्शन में दिया है, बी पुलिस अधिकारी, सी जिले का अधिकारी, डी नगर के अधिकारी। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सी सही है। जो डीएम होता है अभी आधुनिक में, वही उस समय मौर्य काल में एग्रोनोमोई अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, दंडपाल जो होता था वो पुलिस से संबंधित था, नगर का अधिकारी, और नगर का जो अधिकारी होता था जैसे रज्जुक नाम का अधिकारी जो होता था वो नगर से संबंधित अधिकारी भी होता था। अब बात करते हैं, जैसे अभी बात किए ना ये एग्रोनोमॉई, तो इसी प्रकार से 2-3 शब्द हैं, इनको भी आप दिमाग में एकदम छाप लीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यूनानी लेखक जो होते हैं उस समय, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल का जो वृत्तांत देते हैं वो 3 प्रकार के कर्मचारी का उल्लेख करते हैं, कौन, एग्रोनोमोई ये जिला अधिकारी होता था, इसका कार्य सिंचाई, कृषि, वन संपदा, सड़क की देखभाल से संबंधित था। और एरिस्टोनोमोई ये नगर कमिश्नर होता था, इसका कार्य कारखानों का निरीक्षण, जन्म तथा मृत्यु का हिसाब, बाजार पर नियम, माल बिक्री का 10% कर वसूलना, ये इसी का काम था, किसका, एरिस्टोनोमोई का ही कार्य था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है, तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, या रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा का स्तंभ, या सारनाथ का स्तंभ। जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है इसी में इसके शीर्ष पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दिमाग में छाप लो। रामपुरवा का स्तंभ, दिल्ली टोपरा, तो फिरोज तुगलक जो था और दिल्ली टोपरा का यानी कि ये स्तंभ अभिलेख को लाया था। सारनाथ का स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, क्या, अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया था। आगे बात करते हैं चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करती है। अर्थात ये कह रहा है कि जो शिलालेख जैसे स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, जो ये शिलालेख थे उसके पहले तो इनका कार्य क्या था, ये राज्य के कार्यों का या राज्य के नियमों का उल्लेख करने के लिए एक पत्थर पे इनको उत्कीर्ण करके जगह जगह इनको खड़ा कर दिया जाता था, जिससे लोग जानकारी
उस राज्य के बारे में, या जो नियम बनाता था राजा, उसको वहाँ के नागरिक समझें। तो ये जो यानी कि अभिलेखों वाली बात, यानी कि शिलालेख वाली जो बात, सबसे पहले ऐसा कहाँ है जो भारत ने, यानी कि अशोक ने कहाँ से शिलालेख ऐसा देखा फिर उसके बाद अपने भारत में बनवाया। तो बात करते हैं, ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन है हखामनी, यूनानी, शक और पार्थियन। तो हखामनी जो साम्राज्य है, सबसे पहले जो शिलालेख की शुरुआत होती है ये हखामनी साम्राज्य में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें लेकिन जो भारतीय यानी कि अशोक के अभिलेख हैं वो एक ही पत्थर से काट के बनाए गए हैं, अर्थात एक सार है। लेकिन वहीं पर हखामनी का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो यानी कि पुराना भी है, और वो खंड खंड यानी कि खंड खंड पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, बस यही एक अंतर है। बाकी ये हखामनी साम्राज्य से लिया गया है। कहाँ से? ये आधुनिक ईरान में है हखामनी। तो ये ईरान की प्रणाली है अभिलेख वाला, यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य का चलन जो चलाया था किसने? हखामनी साम्राज्य ने चलाया था। और बात कर लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का एक प्रशासन जो है समिति द्वारा चलता था। मौर्यकालीन शासन में जो उनका प्रशासन था समिति द्वारा चलता था, जिनके सदस्यों की संख्या उस समय थी, कितना था? तो वही इसमें हमें बताना है, 20, 30, 40, 50। तो उस समय ऑप्शन जो है 30। ये लोग क्या करते थे, ये 6 समितियां बनती थी और 5 के सदस्य होते थे उसमें, और 6 एक समिति में 5 सदस्य होते थे और 6 समिति बनाई जाती थी। यानी कि इसके जो केंद्रीय प्रशासन है उसको संचालन करने के लिए, केंद्रीय प्रशासन को संचालन करने के लिए समिति का निर्माण किया जाता था, जिनमें सदस्यों की संख्या 30 होती थी। और वो 30 सदस्य 5 सदस्य एक समिति बनाते थे और अलग अलग विभागों में कार्य करते थे। 6 समितियां होती थी, 6 समितियों का कार्य जो होता था अलग अलग होता था। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का घोली शिल्प किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा इस चित्र को आप देखेंगे इंटरनेट पे अगर आप इसे खोजें तो हाथी का जो घोली शिल्प है, ऐसा आपको प्रतीत होगा मानो कि अभी वो हाथी जो है उस गुफा से निकल ही रहा है। इस प्रकार से वहाँ के पत्थरों को काट के हाथी का एक चित्र बनाया गया है। अभी तो थोड़ा सा वो खंडित हो चुका है, टूट गया है, लेकिन आपको अभी भी ऐसा एहसास होगा जैसे हाथी वहाँ उस गुफा से निकल रही है। तो ये मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, गुप्त, कुषाण वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, इन सभी का, जैसे अजंता, एलोरा, इन सभी गुफाओं से कुछ लोगों का इसमें, जैसे राष्ट्रकूट, अजंता से मतलब एलोरा, अजंता, इन लोगों से संबंधित, वंश से संबंधित गुफा है। ठीक है, इसी प्रकार हाथी का घोली शिल्प जो गुफा है वो मौर्य काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दस्त से संबंधित है। कौटिल्य का क्या था? कौटिल्य ने क्या लिखा था? कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। क्या? अर्थशास्त्र, जिसका वो पूछता अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है तो वो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र बुक, तो वो था शासन प्रणाली से संबंधित था। इसी तरह से पतंजलि क्या लिखे थे? पतंजलि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंजलि का याद नहीं आ रहा है लेकिन। और कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हम सप्तांग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद आंसरों को भी हम डिकोड करने वाले हैं। तो यहाँ सप्तांग का अर्थ है कौटिल्य के, या विष्णुगुप्त, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, तो उनके द्वारा जो कृत लिखी गई है अर्थशास्त्र, उसमें राज्य को चलाने के लिए 7 यानी कि 7
वस्तु को उसने चुना है। तो उन सातों में से पूछ रहा है कौन ये जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो सात अंग कौन कौन से थे, जैसे मंत्री, तो क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए मंत्री की भी आवश्यकता होता है, अमात्य, दुर्ग, प्रेक्षा, स्वामिनी और सब ऐसे इसी प्रकार से सात लोग इसमें थे। लेकिन इसमें मित्र जो था नहीं था, सप्तांग में मित्र की अवधारणा नहीं दी गई है, लेकिन प्रेक्षा, स्वामिन और दुर्ग ये सब दिया गया है, किसमें, सप्तांग में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित मूर्तिकला में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। जैसे ये चारों पूछ रहा है जो मौर्य काल से संबंधित नहीं है, आर्ट एवं कल्चर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यक्षी पालवाहक मौर्य काल से संबंधित है। हाथी धौली में जो है तो ये भी मौर्य काल से संबंधित है। मथुरा में खड़े जो बुद्ध हैं यही संबंधित नहीं है, ये गलत है। रामपुरवा जो है वो साढ़ शीर्ष स्तंभ उस पर बनाया गया है, तो ये बात सही है। तो ये मौर्य कालीन का ही कला है, लेकिन मथुरा में जो खड़े बुद्ध हैं ये कला मौर्य काल का नहीं है, यही ऑप्शन इसमें सी ही सही है। नेक्स्ट कह रहा है प्रशस्ति का अर्थ है क्या, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। यह एक शिलालेख था, या एक तांबे की तस्करी थी, या धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्ट था। ऑप्शन डी है राजा की स्तुति। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राजा की स्तुति। प्रस्तुति क्या, प्रशस्ति, प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति का जो अर्थ है, प्रशस्ति का जो अर्थ है वो राजा की स्तुति अर्थात राजा के कार्यों का जो गुणगान करता है वो प्रशस्ति के अंतर्गत लिखा जाता था, अर्थात जैसे शिलालेख। ठीक है। करारोपण के बारे में बात की है कौन, अब इसका क्वेश्चन है। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप, भ्राबू अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख और बराबर की गुफा। तो अशोक अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कहाँ, रुम्मनदेही यानी कि लुम्बिनी जाता है और वहाँ पे करों को कम कर देता है। 1/6 से 1/6 पहले लिया जाता था, फिर क्या करके 1/8 भाग कर दिया, करों को कम कर दिया, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है। बराबर की गुफा भी ये संबंधित है यहीं पर ही। भ्राबू का अभिलेख इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है। मौर्य काल का पूछ रहा है। तो उत्तर काले पालिश मृद भांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें और चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है क्या, चित्रित धूसर मृद भांड। ये जो साक्ष्य है ये उत्तर ऋग वैदिक काल का विशेषता है। चित्रित धूसर मृद भांड ऋग वैदिक काल की विशेषता है। पक्की ईंटें जो हैं, हम अगर देखते हैं तो कहीं कहीं पे पक्की ईंटें प्रयोग होने लगी थी मौर्य काल में। ठीक है, अधिकतर जो उपयोग होता था पत्थरों का ज़्यादा उपयोग होता था मौर्य काल में। मंडलकूप का भी हमें देखने को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, किसमें, मौर्य काल में। और उत्तर काले पालिश मृद भांड उपयोग होते थे, मौर्य काल की ये विशेषता है, उत्तर काले मृद भांड, इसे दिमाग में छाप लो। आगे कह रहा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन दिया है लगभग 209 ईसा पूर्व, लगभग 209, लगभग 207, लगभग 305, लगभग 203 ईसा पूर्व। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। किस नदी किनारे, तो ब्यास नदी किनारे ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे। आगे बात करते हैं,
भारत के बारे में मैगस्थनीज के मौलिक विवरण खो गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इसमें हैं जो ये चार लेखक इनके बारे में जानकारी देता है। तो इनमें हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी ये दोस्तों तो हम पहले पहले ही कर चुके हैं। तो बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए क्या है? ए दिया है एरियन, बी दिया है डियोडोरस, सी दिया है हेलियोडोरस और डी है हेरोडोटस। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए और सी, यही दोनों सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ए और ऑप्शन देख लेते हैं, नहीं सॉरी, ए और डी सही है। क्या ए और डी सही है? एरियन और हेरोडोटस का जो है अभिलेख हमें देता है मेगास्थनीज के किसमें, ए और डी इसमें सही है। तो कौन देता है हमें? मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में ये स्रोत हमें देता है। तो इसमें ऑप्शन जो है सही ये सी सही है। आगे बात करते हैं, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन पता ही है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, देख लीजिए। आगे बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और जो पाटलिपुत्र में आए थे वो 3 थे। कौन कौन थे? 3 राजदूत पाटलिपुत्र में भेजे थे। कौन था? एक मेगास्थनीज था, ये ग्रीक का था, डायमेकस था, और कौन था? तीसरा कौन था? ऑप्शन दिया है सेलुकस, टालमी, पेट्रोलिक्स और डायनोसियस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। डायोनिसस जो था ये ग्रीक से संबंधित था। अब आगे बात कर लेते हैं, सेलुकस जो निकेटस है ये तो सेनापति था। क्या ये एक सेनापति था? किसका? सिकंदर महान का एक सेनापति था। टालमी ये भी एक इतिहासकार है। आगे बात कर लें, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अचल यानी कि जिस क्षेत्र का शासन भार दिया गया था वह था तक्षशिला, उज्जैनिया, काठियावाड़, या ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन इसमें जो सही है तक्षशिला और उज्जैनिया, ये दोनों प्रांतों पे शासन कौन कर रहा था? अशोक। ये भार इसे मिला हुआ था। तो ऑप्शन इसमें डी सही हुआ। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया भारत पर? ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मारकर, अर्थात शुंग वंश यानी कि मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर अपना राज स्थापित किया था। तो मौर्य के तुरंत बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। गुप्त वंश ये तो आगे चल के देखते हैं। इसमें सातवाहन वंश ये दक्षिण भारत से संबंधित वंश है। सर्वप्रथम यहाँ पे सबसे पहले सिक्कों में शीशे का उपयोग देखने को मिलता है। कुषाण की कला और संस्कृति बहुत उच्च कोटि की थी, कुषाण की जो है, ठीक है। चांदी सोने के सिक्के से भी संबंधित कुषाण बहुत ज़्यादा संपन्नित हैं। और गुप्त काल में मंदिरों की संख्या, और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? दिमाग कितने? 7 वर्गों में। ऑप्शन डी सही है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्र को 15 भागों अधिकरण यानी कि अध्याय में बांटा गया है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? ये जो 4 ऑप्शन मिले हैं
तो ये चारों में से कौन सा है जो मौर्यकालीन इतिहास से संबंध कहीं ना कहीं दिखाता है मौर्यकाल में? तो बौद्ध, जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मौर्यकाल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बौद्ध वंश में जैसे दीपवंश और महावंश जो है, सिंघली अनुश्रुतिया से संबंधित जो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो हमें जानकारी मौर्यकालीन का देते हैं। इसी प्रकार जैन ग्रंथ भी हमें देते हैं, अशोक के शिलालेख भी, कौटिल्य के। इस प्रकार सभी इसमें सही है। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? ये इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज, प्लिनी, डायनोसिस और प्लूटार्क। तो टालमी फिलाडेल्फ ने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बना के भेजा था। मेगास्थनीज, इसका जो लेख है क्या है? इसका लेख है, मेगास्थनीज का लेख क्या है? ये किसके काल में था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इस इंडिका जो अभी खो गई है, इसने इंडिका की कृति लिखी थी। प्राचीन भारत में यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? ये इम्पोर्टेंट है। पूछ रहा, ए है फायान, बी है मेगास्थनीज, सी है ह्वेंसांग, डी है अल्बरूनी। तो बात कर लेते हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं मेगास्थनीज, ये सबसे पहले आया था। ये किसके? सिकंदर के साथ में आया था। ठीक है। ह्वेंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। और अल्बरूनी ये दिल्ली में, अर्थात बाबर के समय में, किसके? अल्बरूनी जो है बाबर के साथ आया था। किसके साथ? बाबर के साथ आया था। फायान भी गुप्त काल में आया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इसे कालक्रम में हमें लगाना है। एरियन, प्लिनी, टालमी और स्ट्रैबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बारे में व्याख्या भी अभी हम देखते हैं। तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं समय, क्योंकि अब पहले इसमें डायरेक्ट आप समय ही देख लीजिए। तो सबसे पहले एरियन आया था। कौन आया था? एरियन आया था। ये 36 BC से 16 BC तक रहा भारत में। फिर स्ट्रैबो आया। स्ट्रैबो 63 BC से 19 AD के बीच में रहा। फिर उसके बाद प्लिनी आया। प्लिनी 23 AD से 79 AD। फिर उसके बाद टालमी आया। टालमी 90 से 116 AD। BC AD जान रहे हो ना? ईसा पूर्व को BC कहा जाता है, AD को ईसवी बाद कहा जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं इसका। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची एक में दिया गया अधिकारी, बी में उसका विभाग दिया गया, किस विभाग से वो अधिकारी संबंधित था मौर्य काल में। तो कुप्याध्यक्ष, सत्रिदाता, पण्याध्यक्ष और पोतवाध्यक्ष। तो एक एक करके इसको हम मिला लेते हैं। तो देखते हैं। कुप्याध्यक्ष क्या संबंधित है? ये वन संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुप्याध्यक्ष जो है वन संपदा से संबंधित है। सत्रिधाता जो संबंधित है कोषागार का अध्यक्ष होता था। पण्याध्यक्ष जो है माप तौल का अध्यक्ष होता था। पोतवाध्यक्ष जो होता था वो व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पीछे हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसमें। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो इसमें ऑप्शन बी और डी हमें दिख रहे हैं। कौन से? बी और डी में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो और उसके बाद देखते हैं सी का कौन सा सही है। सी का पहला सही है, नहीं सी का, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। इसमें हमने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है। फिर से एक बार ये,
नहीं, पोतवाध्यक्ष तो माप तौल का विभाग तो सही तो बताएं। तो डी जो का ही पहला ही है, ठीक है, डी का पहला है। पोतवाध्यक्ष हमने आपको बताया है डी, यानी पोतवाध्यक्ष माप तौल से संबंधित विभाग, यानी कि इसमें बी सही होगा। कौन सा? इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अचल यानी कि राज्य क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से में शामिल नहीं था। तो अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं लेकिन फिर से पुनरावृत्ति हुआ है, देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। तो इसमें जो ऑप्शन है तमिलनाडु, उस समय जो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख, दूसरे शिलालेख, अशोक के दूसरे शिलालेख में हमें 4 भारतीय राज्यों की जानकारी मिलती है, उसमें तमिलनाडु नहीं है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये एमसीक्यू पार्ट, ये 2 पार्टों में बनेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्राचीन इतिहास में। ये दो ही टॉपिक, 3 टॉपिक, बहुत से 3 ही टॉपिक है प्राचीन इतिहास में जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक बौद्ध काल यानी कि बौद्ध से संबंधित, दूसरा है पाषाण से संबंधित, तीसरा है मौर्य और चौथा है गुप्त। यही 4 काल हैं जो प्राचीन इतिहास के मुख्य रीढ़ हैं और यहीं से ही पेपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इस मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य जो है इसको इसके इस अध्याय को 2 प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं, अर्थात 2 प्रैक्टिस सेट हम इसमें करेंगे, मौर्य काल और मौर्य एवं मौर्योत्तर काल को। इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों, नमस्कार।